हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ मैन। तो आज हम समझेंगे आर्टिकल 22 और आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 और 22 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो मैंने साइड बाय साइड दोनों का कंपैरिजन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आज समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों के क्लॉजेस क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है आर्टिकल 20 जो हमारा है, आर्टिकल 20 जो है कोर्ट के लिए है और जो आर्टिकल 22 है वो हमारी पुलिस के लिए है। तो लोग इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं कि कौन सा कोर्ट के लिए है, कौन सा पुलिस के लिए है। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल 20 को समझते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें फर्स्ट रूल है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में कि इसमें है कि आप अगर किसी को सजा देना चाहते हैं तो ये जो भी एग्जिस्टिंग लॉ होंगे उन्हीं के थ्रू दिया जाएगा। आईपीसी में जिन चीज़ों की सज़ा लिखी गई है उन्हीं के तहत सज़ा दी जाएगी। अगर आईपीसी में उन चीज़ों की सज़ा ही नहीं लिखी गई है या किसी अन्य कानून में उस तरह की सज़ा ही नहीं लिखी गई है तो फिर आपको सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए आप मर्डर करते हो तो 302 में पनिशमेंट मिलती है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा एक नया कानून आ जाया, मान लीजिए आया कि बोर्ड पर पेन से लिखना अपराध है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उससे पहले, उस कानून के आने से पहले जितने लोगों ने बोर्ड पे लिखा है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन उसके बाद जो लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको अपराध माना जाएगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि करप्शन एक्ट है वो 1949 में आया और मैंने करप्शन किया था 1947 में। तो 1947 में मैंने कोई क्राइम किया है तो मुझे सज़ा नहीं मिल सकती। हाँ, 1949 से जो भी करप्शन केसेस होंगे वो उसके अंडर में आएंगे। तो यही है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसमें जो है दो एक्सेप्शंस हैं। देखिए, जो भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है वो केवल क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई होगा, सिविल लॉ पे नहीं अप्लाई होगा। सिविल लॉ में अगर कोई ऐसा कानून आ रहा है कि जिन लोगों ने इनकम टैक्स पे नहीं किया है उन लोगों को फाइन देना पड़ेगा, तो वो पिछली डेट से भी जिन लोगों ने इनकम टैक्स पे नहीं किया है उन लोग को भी, तो ये हो गया सिविल लॉ के अंदर। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर कोई सजा मिल चुकी है जो है एक पर्सन को, तो वो पर्सन उस सजा को जो है पूरी तरीके से काट रहा है, लेकिन अगर बीच में ही कोई अमेंडमेंट हो जाता है जिससे उस सजा को बढ़ाकर रिग्रेस कर दिया जाता है, मतलब एक्सटेंड कर दिया जाता है उसको, तो ऐसे में मान लीजिए 20 ईयर्स की सजा दी गई है तो उसको कर दिया गया कि अब जो है 30 ईयर्स की सजा मिलेगी। तो ऐसे में वो जो एक्सटेंड हुई है सजा वो उसके ऊपर लागू नहीं होगी, क्योंकि यहां पे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आ जाएगा जिसके तहत ये बात क्लियर है कि कोई भी लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लागू होगा, क्रिमिनल लॉ। लेकिन अगर वही रिड्यूस हो रही है जो बेनिफिट कर रही है अक्यूज्ड को, तो ऐसे में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लागू होगा। ठीक है, तो आप समझ गए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है। चलिए अब समझ लेते हैं दूसरा है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी में क्या होता है, आपने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम की सजा आपको एक बार ही मिलेगी, बार बार उसकी सजा नहीं मिलेगी। अब इसमें देखिए सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी में भी सेम बात कही गई है। तो डबल जियोपार्डी का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ सीआरपीसी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को ही क्रिमिनल नहीं बना सकता, मतलब कि वो अपने ही खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकता। आपने कोई क्राइम किया है तो आप साइलेंट रह सकते हो। तो इसमें दो प्रिंसिपल है, अक्यूज्ड मे रिमेन साइलेंट एंड यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। आप तब तक दोषी नहीं हो जब तक कि ये प्रूफ नहीं हो जाता कि आप जो है आपने वो ऑफेंस किया है। ठीक है,
तो ये एक्यूज्ड में रिमेन साइलेंट आया था, मिरांडा वर्सेस एरिजोना का केस है जो यूएसए का केस है। और इस केस में बताया गया था कि अक्यूज्ड जो है साइलेंट रह सकता है। इसी के बाद यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में 5th अमेंडमेंट हुआ था। और आपने कई मूवीज और सीरीज में देखा होगा कि आई टेक द 5th, मतलब आई टेक द 5th में क्या होता है कि आई में रिमेन साइलेंट, मतलब मैं साइलेंट रह सकता हूं, क्योंकि अगर जो मुझे क्रिमिनल बना रहा है जो भी स्टेटमेंट, तो वो मेरे अगेंस्ट में ही जाएगा। तो आप ऐसी कोई बात ना कहे जो आपके अगेंस्ट में जाए। तो ये जो है आपका हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 20 और उसके क्लॉजेज। अब समझते हैं आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 हम देख लेते हैं। आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में दिया हुआ है इन्फॉर्म द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। अगर कोई पर्सन को पुलिस अरेस्ट करेगी तो उसको सारे ग्राउंड्स बताएगी कि आपको क्यों किया गया है। अगर वो पुलिस ऐसा नहीं करती है तो जब भी मैटर कोर्ट में जाएगा तो इन चीज़ों पर उस पर क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड है क्लॉज सेकंड में 3 बातें बताई गई हैं। तो उसमें से पहली बात है राइट टू कंसल्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस, मतलब अपनी पसंद का लॉयर आप कर सकते हो जो आपको रिप्रेजेंट करे और जो आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो आप अपनी पसंद का लॉयर हायर कर सकते हैं और पुलिस उसको नहीं रोक सकती है। अगर रोकती है तो फिर कोर्ट में इस पे क्वेश्चन उठेंगे। इसके अलावा सेकंड में क्लॉज सेकंड में ही दूसरी बात कही गई राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे के अंदर अगर अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को अक्यूज्ड पर्सन को प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड के थर्ड में लिखा हुआ है, मतलब थर्ड बात है सेकंड क्लॉज के, द फ्रीडम ऑफ डिटेंशन बियॉन्ड द सेट पीरियड एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो आप जब भी डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को, तो जितना पीरियड मजिस्ट्रेट द्वारा बताया गया उतने पीरियड के लिए रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर उससे ज़्यादा आप रखते हैं तो आपको जुडिशियल कस्टडी में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो डिटेंशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, जब आप कोई ऑफेंस कर लेते हैं, कोई क्राइम कर लेते हैं, उसके बाद आपको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन इसमें क्राइम करने से पहले ही आपको अरेस्ट किया जाता प्रिवेंटिव में। प्रिवेंटिव में बहुत सारे एक्ट आए, जैसे पोटा आया, मीसा आया, ठीक है, और यूएपीए आया, ठीक है, और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट आया। तो इन सब में आपको जो यहाँ पर बताया गया ग्राउंड्स ऑफ इन्फॉर्म द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट, तो वो रिफ्यूज कर सकते हैं कि हम आपको ग्राउंड्स नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ केसेस हैं, देख लेते हैं। तो पहला केस है इसमें PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। तो इसमें क्या हुआ था, पोटा एक्ट पर सवाल उठे थे कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि हमारे लिए सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, डिफेंस है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, और इसलिए ये एक सही एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। और इसके अलावा इसमें एक ही बात कही गई थी कि अगर आप टेररिस्ट के लिए, मतलब टेररिस्ट के सपोर्ट में अगर कोई स्पीच देते हो तो इसका मतलब आप उसके सपोर्ट में हो, भले ही आपका क्रिमिनल इंटेंशन हो या ना हो। तो ये तो एक अच्छी बात है, मतलब कि हमें हमेशा कंट्री को ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि अगर कंट्री नहीं होगी तो हम कहाँ से होंगे। तो सबसे पहले अपना देश है, नथिंग अबव द नेशन। तो दिस इज द प्रिंसिपल। इसके अलावा दूसरा केस है AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। तो इसमें था नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट 1947। तो बोला गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जब कोर्ट ने चेक किया तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमें जो है अपने देश का पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। एक बार और मैं रिकैप दूंगा प्रिवेंटिव डिटेंशन का, क्योंकि
बोर्ड पे मैं लिख नहीं पाया इसको, तो मैं एक बार फिर लिखूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो डिटेंशन होती है, डिटेंशन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव क्या है, आफ्टर द ऑफेंस, आफ्टर द ऑफेंस। फिर एक होती है प्रिवेंटिव, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो ये होती है बिफोर द ऑफेंस, मतलब ऑफेंस करने से पहले। ठीक है, इसमें एक एक्ट भी आया था 1950 में, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ठीक है, तो ये 1950 में आया था। इसमें क्या है कि 3 मंथ की सजा जो है, 3 मंथ की जो डिटेंशन है वो फर्स्ट टाइम रखी जाएगी, जो भी इसके अंडर आएगा। ठीक है, और सेकेंड टाइम मतलब अगर बियॉन्ड 3 मंथ, मतलब 3 मंथ से ज़्यादा की अगर सजा करनी होगी तो एक एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा और वो सजेस्ट करेगा उससे ज़्यादा की। तो एडवाइजरी बोर्ड में कौन बैठते हैं, तो इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जो जज हैं, ये क्वालिफिकेशन है एडवाइजरी बोर्ड में होने के लिए, ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हो गया। और इसमें और भी आए, जैसे पोटा आया, अब ये सब रिपील हो गए हैं। मीसा आया, ये भी रिपील हो चुका है। ठीक है, टाडा आया, ये सब रिपील हो गया है। ठीक है, अभी यूएपीए चल रहा है आजकल, तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ करंट अफेयर्स वाली क्लास में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो अभी ये चल रहा है और ये सब रिपील हो गए हैं, ये सब रिपील हो गए हैं, ये रिपील हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन और पिनिटिव डिटेंशन। इस तरीके से आर्टिकल 20 और 22 कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A करेंगे। ठीक है, थैंक यू, होपफुली आपको समझ में आया हो। जय हिंद, जय भारत।